भारत का जो ब्लेम गेम है वो तो बेनकाब हो चुका है। वो हमने अल्लाह के फजल से तमाम दुनिया की जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है और ख़ासकर जो मेरे काउंटर पार्ट्स हैं वो करीबन 60 से ज़्यादा मेरे राब्ते हुए 3 हफ्ते में, तो तमाम दुनिया को पता है कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, वो चाहे वो 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन में हमला हो 7 की रात को या फिर F-16 के उड़ने हो, सब चीज़ें वो जो थी वो हमने साबित किया दुनिया को पता है कि वो तमाम इल्ज़ाम गलत थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। नाज़रीन, अगर हम बात करें आज के पहले टॉपिक की, तो हम बात कर रहे हैं भारत को इबरतनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान की दुनिया भर में सताइश जारी है। अमरीकी सदर खुले अल्फाज में पाकिस्तानी कौम की जहानत, सलाहियत और तख्लीकी ताकत की तारीफ़ें कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, मगर भारत को पाकिस्तान की तारीफ़ें हज़म नहीं हो रही और उसने नई सिफारती जंग का ऐलान कर दिया है। आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ एक मज़मूम, मुनज़्ज़म और झूठ पर मबनी सिफारती इल्गार का आगाज़ हो गया है और इस मकसद के लिए 51 अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 7 कसीरुल जहती वफूद तश्कील दे दी हैं, जो दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलेंगे। मगर पाकिस्तान ने भी सिफारती महाज पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए फैसला कुन वार की तैयारी कर ली है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में एक आला सतही वफ़द तश्कील दिया है, जिसमें 4 साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, 2 साबिक़ ख़ारजा सेक्रेटरी, सीनियर सिफारतकार और माहिरीन शामिल हैं। ये वफ़द वाशिंगटन, लंदन, पेरिस और ब्रसेल्स जैसे आलमी दारुलहुकूमतों में न सिर्फ भारतीय झूठ और साजिश को बेनकाब करेगा, बल्कि पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और खित्ते में ज़िम्मेदाराना किरदार को भी दुनिया के सामने उजागर करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी सिफारती महाज पर मुतहरिक हैं। 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए हैं, जहां उनकी चीन के आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। भारत के खिलाफ सिफारती वफ़द की तश्कील पर तहरीक इंसाफ का पारा नाज़रीन हाई दिखाई दे रहा है। सेनेट इजलास में PTI रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने सिफारती वफ़द में अपोजिशन रहनुमाओं को शामिल ना करने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा है कि हुकूमत ने अपोजिशन को बिल्कुल साइड पर करने की नई रिवायत डाली है। कौमी मसले पर अपोजिशन को दीवार के साथ लगा दिया गया है, जो हुकूमत की तंग नज़री की एक मिसाल। इसी से जुड़ा हमारा पहला और बड़ा सवाल, पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जो मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करने के लिए सिफारती जंग का आगाज़ किया है, अब भारतीय प्रोपेगेंडा से निपटने के लिए पाकिस्तानी सिफारती वफ़द, एक तो पहला सवाल कितना कारगर साबित होगा, और वफ़द में अपोजिशन को शामिल ना करने पर जो PTI तनकीद कर रही है वो कितनी जायज़ है। साथ ही सिफारती जंग को मद्देनज़र रखते हुए हमारी स्ट्रेटजी किस तरह की होनी चाहिए, क्या जिस तरह का वफ़द तश्कील दिया गया है और जो भारत की का वफ़द है उसको मद्देनज़र रखते हुए, तो क्या आपको लगता है पाकिस्तान की स्ट्रेटजी दुरुस्त है? अच्छा दुआ, देखें, सबसे पहले तो ये कि भारत जो है वो सिफारती जंग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अभी से नहीं, ये जब से मोदी आए हैं उन्होंने ये जंग शुरू कर रखी है। आप देखें 2016 की एक तकरीर में मोदी साहब ने यह कहा था कि जी मैं पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करूँगा, और ख़ुसूसन वही जो उनका मंत्रा है टेररिज्म का, उसी को लेके ये कहा था कि जी मैं दुनिया में पाकिस्तान को तनहा करूँगा। और तब से हमने देखा कि इंडिया ने कंसिस्टेंटली यही पॉलिसी पकड़ी हुई है कि वो पाकिस्तान के साथ बात नहीं करता, वो पाकिस्तान को अपने साथ बैठने के काबिल नहीं समझता, और वही टेररिज्म का एक मंत्रा जो है वही राग अलापते हुए वो कोशिश दुनिया में करता रहा है कि पाकिस्तान को अकेला करे। लेकिन मज़े की बात ये हुई कि वो शायद वो अकेला करते करते अपना पाकिस्तान के बोझ में वो इतना आगे चला गया कि वो ख़ुद ही अकेला हो गया। और हमने ये देखा ख़ुसूसन ये जो इंडिया और पाकिस्तान की अभी का जो हॉस्टिलिटीज़ थी, उसके दौरान हमने देखा कि इंडिया का जो नैरेटिव है वो किसी ने बाय नहीं किया। इंडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी कि IMF में जो पाकिस्तान की किस्त जारी होनी थी और एक नया प्रोग्राम जो है वो मिलना था, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली कि पाकिस्तान को वो ना मिले, लेकिन वो पाकिस्तान को मिला, जिससे ये यानी एक डिप्लोमेटिक लेवल पे जो है वो उसकी सुबकी हुई। और इसके साथ साथ उसका जो नैरेटिव था टोटल पहलगाम के इंसिडेंट के बाद का जो टोटल नैरेटिव था वो भी किसी ने बाय नहीं किया।
उसके बहुत करीबी जो उसके एलाय समझे जाते थे, वो बहुत करीबी जो दोस्त समझे जाते थे, उन्होंने भी उसको बाय नहीं किया, सिवाय एक इजराइल के कि इजराइल ने जो इंडिया कहना चाहता था, तो वो तो इजराइल की पाकिस्तान दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमने तो जो अस्करी मैदान में भी हमने जो है वो सिफारती मैदान में भी हमने जो है वो कामयाबियां हमें मिली हैं, लेकिन अब इन्हीं कामयाबियों के ऊपर बैंक करते हुए देखें जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दुआ मैं ये कहूँगा कि मेरे ख्याल में पिछली जो गवर्नमेंट थी, पीटीआई की गवर्नमेंट, उसमें इमरान खान साहब ने एक बड़ा इफेक्टिवली एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया था कि मोदी को जो है वो रीजन का जो है वो हिटलर बना के पेश किया था। अभी भी दुनिया को ये बावर करवाने की ज़रूरत है कि ये वही मोदी है जिसने जो है वो गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम करवाया, ये वही मोदी है जिसके अमेरिका जाने के ऊपर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी थी, ये वही मोदी है जो कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जो नजरिया है उसको लेके चल रहा है। और हिंदुत्व का नजरिया क्या है, ये हिटलर के नजरिए से जो है वो मुख्तलिफ नहीं है। तो दूसरी जंग अजीम से पहले जिस तरह से दुनिया ने आंखें बंद की हुई थी और हिटलर जो कुछ कर रहा था, तो फिर हमने देखा कि वो एक हिटलर एक इफरीत की शक्ल में दुनिया के सामने आया और जो दुनिया में तबाही फैलाई गई। यहाँ पे भी यही मोदी को एक कंसिस्टेंटली जो है उसको बेनकाब करना चाहिए कि वो एक जो है वो एक इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेट है, उसकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसका जो सियासी नजरिया है वो हिटलर के नजरिए से मुख्तलिफ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की बर्तरी के ऊपर जो है वो बिलीव करता है, और वहां पे किस तरह से बाकी जो माइनॉरिटीज हैं, वो मुसलमान हैं, वो सिख हैं, वो क्रिश्चियन हैं, उनके साथ क्या क्या जो है वो नहीं हुआ। अमेरिका की अपनी, यानी ये सारी चीजें दुनिया को दिखाने की जरूरत है कि अमेरिका का जो मजहबी राइट्स का कमीशन है, उन्होंने इवन सो मच सो के रॉ के ऊपर जो है पाबंदियों की बात की कि वो किस तरह से माइनॉरिटी सिखों का कत्लेआम जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक रोग एजेंसी बन के वो जो है वो कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल में एक एग्रेसिव जो है वो हमें डिप्लोमेसी की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज और है। ऑल्दो हमने डिप्लोमेटिक लेवल पे हमने जो है वो अस्करी मैदान में हमने इंडिया को जो है वो उस पर बर्तरी हासिल कर ली, लेकिन अभी जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो इंडिया ने जो उसने स्टेप उठाया है वो बहुत खतरनाक है, और उसके लिए मेरे ख्याल में एग्रेसिव डिप्लोमेसी, और फिर मैं ये भी कहूँगा कि होल ऑफ नेशन की अप्रोच होनी चाहिए। अगर ऑपोजिशन के लोग उसमें शामिल किए जाते तो एक इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता कि पूरी कौम जो है वो इस वक्त इंडिया के खिलाफ जो है वो यकजा है और यूनिटी में है। इलियास साहब, हिकमत अमली किस तरह से देखते हैं भारतीय प्रोपेगेंडा से निपटने के लिए, और पीटीआई की तनकीद कितनी दुरुस्त है? अपोजिशन को साथ ले लेती गवर्नमेंट, तो इसमें कोई मसला नहीं था, लेकिन ये जो अब एग्रेसिव जो पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, इसके लिए सारे पाकिस्तानियों को, हर एक बंदे को, डिप्लोमेट्स को अपनी सतह पर, वुज़रा को अपनी सतह पर इस मसले को हर शहरी की जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको भी बताना पड़ेगा कि मोदी का क्या है, अक़लीतों के बारे में क्या इनका रवैया होता है और किस तरह उनको मारा। गुजरात का जो वाक़या है सारा, RSS का, ये तमाम चीज़ें जो बतानी पड़ेंगी ताकि लोगों को पता चले। लोगों को वैसे सारा इल्म है कि जंग की जो सारी सूरत हाल है, इसमें बारे में पाकिस्तान पहले भी कर चुका और हर महाज पर इनको भारत को देखना पड़ी, बेसुखी का सामना करना पड़ा, लेकिन अब जो सूरत हाल है, लेकिन अब भी इंशाल्लाह इनको कामयाबी नहीं होगी। इसके बारे में हमें डट के करना चाहिए, अपना महाज बरकरार रखना चाहिए और बताना चाहिए इनकी सारी कि अब जो भारत ने जो अब नई जो है कि इसको ऐसी मुंह की खानी पड़ी है कि वो अपने मुल्क में अपने किसी को दिखा नहीं सकते, अवाम उनके खिलाफ है, तो इतना प्रेशर है उसको, वो अब एक पॉइंट स्कोरिंग के लिए अब ये जंग ख़त्म नहीं, अब जंग दूसरी आ गई है, क्योंकि एक महाज पर अगर उसको नुकसान हुआ
तो वो दूसरी तरफ आ गया। तो अब ये पाकिस्तान में खुलेआम ये अपनी दहशतगर्दी की जो पहले की थी उस तरह के आ गया है। दूसरी तरफ दूसरे ममालिक की सरहदों को इस्तेमाल करने के लिए जो प्लान उसने ही बनाया हुआ है, उसके वो प्लान पर आ गया कि किसी तरीके से पाकिस्तान को नीचा दिखा सके। तो इस सूरत में कि पाकिस्तान को दिखाए, देखिए IMF की तरफ से सब कुछ हो गया सारा पाकिस्तान को, अब वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है इक्तिसादी तौर पर, या मुल्क में सियासी इंतशार फैला के पाकिस्तान में किसी ना किसी तरीके, बलूचिस्तान ख़ास तौर पर जो उसके रूट्स हैं, अब हम लोगों को उनको भी ख़त्म करना पड़ेगा। वो पहले ही कर रही है पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी, लेकिन अब जो है दूसरा महाज है जो बुरून ममालिक जो हमारे डिप्लोमेट्स वगैरह जा रहे हैं, जो हमारे लोग जा रहे हैं, डिप्लोमेसी अपनी रखें, पाकिस्तान के बारे में बताएं कि इंडिया के बारे में सारी चीज़ें, इंडिया जो भी है वो हरबे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है कि बाय हुक एंड बाय क्रुक के पाकिस्तान को किसी तरीके नीचे दिखा सके। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का डट के मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सबूत ही पहलगाम के अपना बता नहीं सके, सबूत ही उधर नहीं दे सके, तो यहाँ अब ये क्या बताएंगे इधर, इनको वैसे ही मुँह की खानी पड़ेगी, मुँह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल सही जी। आमिर साहब, एग्रेसिव डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, ये तो बात दुरुस्त है, लेकिन अब तक की जो काविशें पाकिस्तान कर रहा है सिफारती महाज पे और जो आगे करने का प्लान रखता है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखें, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सबसे पहले एक ऑफ़र की काकूल में खड़े होके कि इसकी आप इन्वेस्टिगेशन करा लें गैर जानिबदाराना दुनिया भर में, जिससे मर्जी चाहे करा लें। वहाँ से हमारी सिफारतकारी का अमल शुरू हुआ। जो हम खड़े हुए थे ना 2019 में आधा घंटा में कि एक पाँव उठा के खड़े हो जाओ और कश्मीर का नारा लगाओ धूप में और मैं क्या जंग कर दूं, जो कामयाब सिफारतकारी थी, जो दौर हमारा था इमरान खान का, जो कहते थे मोदी जीत के आओ, मुबारक हो, तुम मसला कश्मीर हल करोगे, वो बाद में हिटलर बना जब सब कुछ उसके हक़ में करवा दिया गया। एक टाइम वो था जब हम सिफारती तौर पे यहाँ 10 दफ़ा इस प्रोग्राम में शायद दर्जनों दफ़ा बात की गई कि शाह महमूद कुरैशी मुल्तान ही अकेला वज़ीर ख़ारजा का हल्का नहीं है, पूरी दुनिया में बाहर निकले, वो नहीं जाते थे कहीं पे भी, वो पाकिस्तान के अलावा। यहाँ कई दफ़ा ये बात हुई। अच्छा, अब डार साहब ने 2 दिन में 60 ममालिक से बात की। आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर 1 पेज पे होते हुए मिल के हिकमत अमली बना रहे हैं। वो बार बार प्राइम मिनिस्टर इज़हार कर रहे हैं कि कोई बीच में गैप नहीं है और हमने शुक्र अल्लाह का उसका मक्कू ठपा इंडिया का बाकायदा, और दुनिया में वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। जो सबसे बड़ा उनका ट्रम्प कार्ड था, यानी प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो उन्हीं के गले पड़ गए कि भाई तुम लोगों ने क्या किया, क्योंकि पहले तो वो भी सारे निकल गए थे ना हमें कि आप आपस में दोनों तय कर लेंगे। मार्को रूबियो भी यही कह रहे थे और जेडी वैंस भी यही कह रहे थे, खुद ट्रंप यही कह रहे थे कि इनका तो 1000 साल मसला ही कर लेंगे हल। लेकिन जब हमने तसल्ली से जवाब दिखाया कि एक तो इनके पास सबूत नहीं है, वो अपने 100 डिप्लोमेट्स को बिठा के ये नहीं बता सके, वो कहते थे ये पैटर्न पाकिस्तान का है। अब तो खबरें आ रही हैं ना कि एहसानुल्लाह एहसान वगैरह के वो कॉलम भी छप रहे हैं और उनके जरिए एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी हो रही है तालिबान के नाम पर। लोग बता रहे हैं कि ये इसराइल का स्टाइल था कि जिस तरह वो अब टीटीपी को कश्मीरियों के खिलाफ यूज़ कर रहे हैं यहाँ उसकी लीडरशिप को मरवाने के लिए। तो ये बिल्कुल गेम प्लान उन दोनों ममालिक का था, उनके साथ कोई और तीसरा मुल्क, उनका अपना हामी रशिया, अमेरिका, फ्रांस, जिसने बड़े असले बेचे हैं, कोई भी साथ नहीं खड़ा हुआ था इस वाक़े पे। तो बिल्कुल अच्छा किया प्राइम मिनिस्टर ने अब कि जो एक वफ्द अपना बनाया कि हमारी बात इस सेंस में पहले मानी जा चुकी कि इंडिया गलत कर रहा है। अब हम जो जिन मुल्कों के पास जा रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, अब इंडिया का झूठ नहीं बिक रहा, तो उन्होंने एक बड़ा वफ्द भी बनाया है और अपोजिशन को भी शामिल किया है। अब अपोजिशन की तो बात मैंने बता दी कि वो तो हर वक्त में पहले कहते हैं इमरान खान ले आओ। भाई पार्लियामेंट के अंदर जब बात हुई, दोनों ने कमेटियों ने वोट डाले, प्राइम मिनिस्टर ने इस हमले से पहले तमाम पार्लिमानी जो जमातें हैं, हेड्स हैं और उनके बाहर भी हाफिज़ नईमुर रहमान समेत सब लोगों से टेलीफोन पे बात की, इधर ये बैरिस्टर गौर से भी बात की। यही होते हैं ना बातचीत के जरिए, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप कुछ करते हैं तो वो शर्त लगा के बैठ जाते हैं कि पहले उससे मिलाओ इमरान खान से या उसको जेल से लाओ फिर हम मिलेंगे। तो बजाय कौमी यकजहती का तासुर बनने के उसमें गड़बड़ होती, वो बहुत अच्छे अंदाज से निपटा लिया हमने। इंडिया को भी, ये फैसल साहब का तो मारूफ फिक्र है ना, निपटा लिया हमने, निपटा लिया। तो ये अच्छी बात है कि हमने किया है। अब हम और एग्रेसिव होना भी यही चाहिए। जब अब आप देखें अफगानिस्तान जो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं था, 20 अप्रैल को गए थे इसाक डार, कुछ बात हुई, फिर मोहम्मद सादिक ने वहाँ चाइना के भी आए हुए थे, अफगानिस्तान के रैप ये हमारे भी थे, और उसके नतीजे में अब कल ट्राइलेटरल मीटिंग बीजिंग में हो रही है, आज हमारी बाइलेटरल है। ये फायदा है कि अफगानिस्तान को भी क्लियर हो गया
कि जब हम बना चुके थे, मैं आपको एक बात और बता जी, दूं, जी। हम ये प्लान कर चुके हुए थे कि हमने अब टीटीपी को बिल्कुल अफगानिस्तान में जाके मारना है, और एक हमने हमला भी किया, और उसके बाद पूरा प्लान था, ये पहलगाम आ गया, जाफर एक्सप्रेस आ गई, सारी चीजें। लेकिन अब भी हमारा क्लियर कट है कि हम ईरान का बॉर्डर क्लोज करेंगे, कि ना उधर से कोई आएगा ना कोई जाएगा, और इधर से मारना शुरू करेंगे। बीएलए को एक चांस इनको जरूर दिया जाएगा कि अगर आप ठीक होते हैं तो उतर आए, सही। और यही टीटीपी के साथ अफगानिस्तान में जाके होगा, अगर अब भी तालिबान ने उन्हें कंट्रोल ना किया। ये बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसी है। ठीक जी, आया साहब। दुआ नरेंद्र मोदी के साथ जो पाकिस्तान ने की है वो जख्मों से चूर चूर है। उसे समझ नहीं आ रही कि अब जवाब किस तरह से देना है। जब वो डेलीगेशन उन्होंने अपना वफ्द बनाया इतना बड़ा दुनिया में जाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए, तो शशि थरूर उनके वो हेड थे। तो ये किसी दौर में मैं बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल समझता था इस शख्स को, लेकिन जंग के दौरान जिस तरह के ट्वीट्स आए ना, उसके बाद वो सारी कलई खुल गई। और उसके मुकाबले में मैं समझता हूँ कि बिलावल को बनाना हेड उसका बहुत अच्छा फैसला है। यकीनन ये रियासत का फैसला है, लेकिन ये बहुत अच्छा फैसला है ये, क्योंकि बिलावल एग्रेसिवली वो तनकीद तो खैर मैं भी किया करता था कि वो पाकिस्तान में होते ही नहीं है, कहीं बाहर ही रहते हैं हमेशा, लेकिन वो जाहिर है बहुत से दौरे करके और अपने उन्होंने खूब एंजॉय भी किया होगा उन दिनों, अपनी मर्जी से जहाँ चाह रहे थे जा भी रहे होंगे, लेकिन अल्टीमेटली उससे गेन बहुत कुछ किया होगा, सीखा होगा। लेकिन आई स्टिल से कि ये इसमें ऑपोजिशन को शामिल ना करके ज्यादती की गई है। ऑपोजिशन को होना चाहिए। उसकी वजह ये कि ये उसी पीटीआई की आप बात कर रहे हैं ना जो करारदाद में आपके साथ थी, जब आपने इंडियन एग्रेशन के खिलाफ करारदाद मंजूर की थी तो वो आपका साथ दे रही थी वहां ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और आज वो अगर शिकवा कर रहे हैं तो बिल्कुल जायज शिकवा कर रहे हैं। ये उनको इसमें शामिल होना चाहिए था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा नहीं ख्याल वो कहते कि जी अगर हमें शामिल करना है तो आप इमरान खान को लेके आए और उसको भेजें बाहर, ये नहीं होना था। तो इसलिए ये जो गलत है मैं मुझे तो जो चीज़ ठीक नहीं लगती, जाहिर है जी, बिल्कुल जाहिर है, आपका मुझे पॉइंट ऑफ कहना व्यू है। पड़ता है, मैं क्या करूं। बहुत से लोग मुझसे नाराज भी रहते हैं इसी वजह से। स्टिल हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, हमने दिखा दिया, इंडिया को भी दिखा दिया, पूरी दुनिया को भी दिखा दिया एक ऐसा शानदार जवाब देके कि पता चल गया। लेकिन हमें इस खुशी में शार रह के ये नहीं करना कि जी हम भूल जाए और हम समझे कि बस वंस फॉर ऑल हमने ये काम कर दिया है। अभी बहुत सा काम करना बाकी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ जो हुई, जो उसके प्लान है, वो बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि वो आराम से बैठ जाएगा? इसीलिए मैं पहले दिन से एक चीज अर्ज कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के हालात मामूल पे आने हैं, चीजों में कोई पेशरफ्त होनी है, तो फिर नरेंद्र मोदी एंड कंपनी मुझे वहां नजर नहीं आते। अगर वो मौजूद है, वो इसी तरह से मौजूद है, तो फिर आप तवक्को करें उनसे कि वो कुछ ना कुछ जरूर करने की कोशिश करेंगे। प्रॉक्सी तो ऑलरेडी चल रही है उनकी, वो आज भी हमने कोई 3 दहशतगर्द मारे हैं बीएलए के, वो तो कर रहा है, वो तो जिस हद तक उसका बस चलेगा वो करता रहेगा। लेकिन इससे आगे भी जा सकता है, वो कोई और हमला भी प्लान कर सकता है पाकिस्तान पे, और वहां मुसलसल ये आवाजें उठ भी रही हैं। वो कहा भी जा रहा है, जाहिर है उकसा रहे हैं ना वो उनको कि भाई वो ऐसी की तैसी तुम्हारी, तुमने क्या किया। ऑपोजिशन अलग सवाल कर रही है, जयशंकर को उन्होंने शाकाल बना दिया उनके मीडिया ने, ये हालत हुई भी है। तो इसलिए हमें तैयार तो रहना है, और ये इसीलिए ये जो एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है, इसका भी फैसला इसीलिए किया गया है कि ये नहीं कि इंडिया अब जाके लोगों को बताना शुरू कर दे इंटरनेशनल लेवल पे कि जी वो देखें कामयाबी तो हमारी थी, आप लोग मान नहीं रहे। तो इसलिए वो अगर डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पे जा रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए। हम बिल्कुल टेट फॉर टैट कर रहे हैं इस वक्त इंडिया के साथ। लेकिन मतलब आखिर में मुझे एक सवाल का जवाब दे दें जी जी। कि जब इंडिया ने हमला किया था, आपने तरबूज खाया? खाया था? बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, फिर आप बहादुर नहीं है। अगर आप बहादुर होती तो तरबूज खाती हैं। जी फैसल साहब, अब ये बहादुरी की शिक में तरबूज खाना है फैसल साहब, शामिल हो गया। देखिए बात यह है कि ये जो शिकस्त होती है ना, ये यतीम होती है, जो कहते हैं ना शिकस्त यतीम होती है, फतह के बहुत बाप होते हैं।
इंडिया के साथ बिल्कुल यही मामला हो रहा है। जो इंडिया के साथ जो इंडिया बिल्कुल इस वक्त दुनिया में जो है वो तना होता चले जा रहा है। इंडिया में इस जंग से पहले या जंगी हालात से पहले जो मुल्क इंडिया के साथ खड़े हुए थे वो इंडिया के हालात की वजह से या जंग में उस बेचारे की कारकर्दगी की वजह से खुद भी शर्मिंदा होकर जो है ना पीछे हट गए। मतलब अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो कह रहा था अपने मसले खुद हल करो। इन सबको यकीन था कि हमें मारेंगे और बहुत मारेंगे, हमें तबाह बर्बाद कर देंगे, ये हिस्सा भी छीन लेंगे, वो हिस्सा भी छीन लेंगे। लेकिन इन सबके जो हिकमत अमली थी, जो इनकी ख्वाहिश थी, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात पे जो जंगी प्लान बनाए हुए थे, वो पाकिस्तानी दानिश से, पाकिस्तानी हिकमत से जो है वो तबाह बर्बाद हो गए। और इस हद तक जो है वो इंडिया तना हो गया कि अमेरिका, ट्रम्प साहब भी कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ें ना बहुत पसंद है। मतलब हमारी मालूमात में भी इजाफा हो रहा है कि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो ट्रम्प को पसंद है। हमें भी बता भी देते हैं कौन कौन सी चीज़ें बना रहा है पाकिस्तान ऐसी जो बड़ी मकबूल है। अब सूरत-ए-हाल क्या है? सूरत-ए-हाल देखिए ये है कि पाकिस्तान ने ये वफ़द बनाया, बहुत अच्छा किया, जिसमें जो लोग शामिल किए वो सारे जो है बेहतरीन लोग हैं। बिलावल साहब को सरबराही दी, बहुत अच्छा हुआ, एक पाकिस्तान का अच्छा इमेज दुनिया में जाएगा। इस जंग के दौरान जो है ना ये पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग जो थे ना वो एक सफ में खड़े हुए थे, एक साथ खड़े हुए थे, एक आवाज़ थे। किसी सतह से इसमें कोई जो है ना कहीं से तनकीद नहीं आई। ये सूरत-ए-हाल भारत में नहीं थी। भारत में कौम भी तकसीम थी, उनका मीडिया भी तकसीम था, या तो झूठ पे खड़ा हुआ था या फिर वो अपने फौज पे तनकीद कर रहा था। अब वो मीडिया भी उनके मोराल को वो बुलंद करने का सबब नहीं बना। शर्मिंदगी का सबब तो ज़रूर बन गया, भारत के मोराल बुलंद नहीं कर सका अपनी फौज के, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ने किया, पाकिस्तान की कौम ने किया, पाकिस्तान के नौजवानों ने किया। अब हमारी हुकूमत की और हुकूमती इदारों की, रियासत की हिकमत अमली ये होनी चाहिए, ये जो कौम एक सफ में खड़ी हो गई है ये सफ तकसीम ना हो। क्योंकि हमने अब इससे पाकिस्तान को इस जंग से जो सबक मिला है वो एक, इस पाकिस्तान को हमने एक मजबूती की तरफ लेके जाना है। अगर इस वक्त में तहरीक इंसाफ को शामिल करके अगर ये एक अच्छा पैगाम दुनिया को दिया जा सकता था तो हमें देना चाहिए था। ठीक। और इसको शामिल ना करके अगर इसका कोई नेगेटिव असर हो रहा है तो इसको हमें रोकना चाहिए कि सब नहीं टूटनी चाहिए। इस सब का कायम रहना जो है ये एक रोशन पाकिस्तान के लिए, एक बेहतर पाकिस्तान के लिए, एक मजबूत पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। तो ये अगर बेहतर ये है, अभी कोई आइन में तरमीम तो नहीं करनी ना इस काम के लिए। बेहतर है कि आप जो है वो तहरीक इंसाफ के लोगों को भी शामिल करें और दीगर जो जमातें हैं उनके नुमाइंदों को भी शामिल करें, वफ़द को तकसीम कर दें, मुख्तलिफ वफ़द को मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना भेजना शुरू कर दें, ये ताकि ये पूरी दुनिया को ये पैगाम जाए कि आपस के इख्तलाफात होंगे, आज भी हैं, कल भी होंगे, लेकिन जहाँ कौमी मफाद की बात है, जहाँ पाकिस्तान की मफाद की बात है, इस कौम के अंदर किसी किस्म की कोई तकसीम नहीं है। ये दुनिया तक पैगाम पहुँचाना जो है ना ये बहुत नागुज़ीर है। क्योंकि जो दुश्मन ने अपनी हिकमत अमली बनाई थी वो इसी बुनियाद पे तो बनाई थी, तकसीम शुदा कौम में हम थोड़ा सा जो है वो एक शर काम फैलाएंगे और ये तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। बलूचिस्तान भी इनके हाथ से निकल जाएगा, KPK भी निकल जाएगा, कश्मीर भी हम ले लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान भी ले लेंगे, पता नहीं क्या क्या। जैसे वो ना बिल्ली को ख्वाब में चिट्ठे नजर आते हैं, इसी तरह मोदी को पता नहीं क्या क्या ख्वाब में नजर आया था, उसने सब कुछ सोच लिया था, लेकिन सब कुछ उसकी तवक्कात के बरक्स हो गया। सही। तो हमें जो इस वक्त कौम एक सफ में खड़ी हो गई है, इस सफ को बरकरार रखना जरूरी है। और ये बरकरार मैं और आप नहीं रख सकते, ये हुकूमत को बरकरार रखनी है, सबको टूटने से बचाना है, और रियासती इदारों को सबको टूटने से बचाना है। हम और आप तो सिर्फ राय दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, आपका पॉइंट। नाज़रीन क्विकली ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, मुल्की सियासत में एक बार फिर डील और ढील की खबरें गर्म हो गई हैं। बानी PTI की रिहाई से मुतल्लिक अफवाहों में किस हद तक हकीकत है, ये हमारा सवाल होगा। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्की सियासत में एक बार फिर डील और ढील की खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। बानी तहरीक इंसाफ की मुमकिन रिहाई पर चहमगोइयाँ जोर पकड़ती जा रही हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहों की भरमार है। PMLN हुकूमत के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने खबरों की तरदीद
की है। दो टोक अल्फाज में उन्होंने ये वाजे किया है कि बानी पीटीआई से डील से मुतल्लिक किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। अब बानी जिस जगह पर हैं, अब मुज़ाकरात या पेशकश के मरहले गुजर चुके। किसी हुकूमती या अस्करी शख्सियत का बानी पीटीआई से कोई राब्ता नहीं हुआ। भारत के खिलाफ अजीम फतह के बाद किसी जमात या किसी फर्द की कोई अहमियत नहीं रहती। बानी पीटीआई को पैरोल पर रिहा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी तरफ ये इत्तलात भी आ रही हैं कि पीटीआई ने बानी की रिहाई के लिए एक बार फिर तहरीक चलाने का फैसला किया और इस बार बानी की बहनें फ्रंट फुट पर नजर आ रही हैं और वो अपने भाई की रिहाई के लिए सरगर्म है। तहरीक चलाने का फैसला कर लिया गया और पीटीआई की सीनियर क़यादत से राब्ते शुरू हो गए हैं। अब आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि मुल्की सियासत में एक बार फिर डील और ढील की जो खबरें आ रही हैं बानी पीटीआई की रिहाई से मुतल्लिक, अफवाहों में किस हद तक हकीकत है? क्या अब ये जो खबरें हैं कि बानी की बहनें फ्रंट फुट पर होंगी, तो क्या पीटीआई बानी पीटीआई की बहनें कोई मौसर तहरीक चला पाएंगी? उससे पहले असद कैसर कहते हैं अदम एतमाद ला रहे हैं वजीर आजम और स्पीकर। ऑडियो लेवल बढ़ा दें जरा। स्पीकर ने जो चंद माह पहले, जी आमिर साहब, असद कैसर ने जो चंद माह पहले बयान दिया था, वही स्पीकर अयाज सादिक ने जवाब दिया कि आप लाएं, आपके वोट कम हो जाएंगे। आमिर डोगर और बैरिस्टर गौर कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान की बहनें कहती हैं हमने तहरीक चलानी है, उनका राइट है, बिल्कुल सियासी तौर पे वो अपने भाई की राय के लिए चलाएं मुहिम। ये जो पार्टी है ये कहाँ खड़ी हुई है? ये आपस में तकसीम है और उसकी वजह खुद इमरान खान साहब हैं कि किसी को कुछ और किसी को कुछ। अच्छा, अब ये इरफान सिद्दीकी साहब का आपने बयान चला दिया, ये तो हुकूमत के एक सेनेटर हैं। जब ये खबर आई और जिनकी रेटिंग कम हुई है, सठियाए हुए लोग हैं काफ़ी सारे, जिनको समझ नहीं आ रही क्या करें, हमने अस्करी ज़राए से बात की बराह रास्त कि जी एक्चुअल इशू क्या है। उन्होंने कहा जी कोई इशू नहीं है, कोई मुलाकात नहीं है। मैं किसी के दावे की बात नहीं कर रहा, मैंने तो खुद बात की और पूछा कि जो लोग ये कर रहे हैं। इससे एक हफ़्ता पहले मैंने पूछा था जब ये खबर आई कि पैरोल पे रिहाई की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई है और सुबह के लिए लग गई है। मैंने बराह रास्त पूछा, उन्होंने कहा जी कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हुआ जी। अच्छा, होना चाहिए सियासी तौर पे पीटीआई को एक रास्ता मिलना चाहिए और उन्हें रास्ता लेना चाहिए, लेकिन मिलेगा कैसे? आप धमकी लगा रहे हैं, आप धमकियों के कई एक्शन रिएक्शन देख चुके हैं, आपसे कुछ नहीं हो सक रहा। आप नहीं ला सक रहे लोगों को उस तरीके से जिस तरह आप लाना चाह रहे थे। अब आप आ जाएंगे जबर पे। ये हर सियासी पार्टी पे जिस वक्त वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट काम कर रही होती है ये होता है, ये आपके साथ भी हुआ। अब आप करें राजनीति, सियासत का खेल। आप समझते थे कि हम दबाएंगे और हम बराह रास्त फौज से मुज़ाकरात कर लेंगे, नहीं हो रहे और ना होंगे। अभी आज के दिन तक मैं आपको कह सकता हूँ कि कुछ नहीं हो रहा। तो सियासत ये है कि शहबाज शरीफ ने जो बात खड़े होकर कही है ना, जाके काबू कर लें उसे सियासत में उसी फ्लोर पे गए कि हम बैठना चाहते हैं, आओ बात करो हमसे। ये जो एक कहता है बात करने हैं बैरिस्टर गौर और उमर अयूब अपोजिशन लीडर, जिसको ना तो ये था कि आर्मी के पास एमुनेशन है, एयरफोर्स के पास वो नहीं है, तेल नहीं है, तो ये जंग कैसे लड़ेंगे? और अब ये सारे जंग के वालिद साहब बन गए हैं, क्योंकि वो फातेह के तो सारे वालिद हो जाते हैं ना, सारी माएँ बन जाती हैं, क्योंकि ये तो सारे कह रहे थे आप लड़ ही नहीं सकते, क्या आपने हमें पकड़ने के लिए लगाया हुआ है? वो सारे अकाउंट सबके पास मौजूद है। ये जो कौमी वहदत आई है ना, ये 5 राफेल जब गिराए हैं ना, अल्लाह के फजल से कौम ने अपना फैसला खुद किया, किसी के कहने पे नहीं किया। ये हर पाकिस्तानी ने अपना फैसला खुद किया। अब करने का काम क्या है? वो ये है कि आप सियासत करें, असम्बली में प्राइम मिनिस्टर को काबू करें, उनको रोजाना की बुनियाद पर याद कराएं कि आप हमारे साथ बैठे। अगर वो नहीं बैठते तो पब्लिक में आ जाएगा ना चेहरा कि क्या ऑफर कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने 4वीं-5वीं दफा ऑफर किया। सही है जी। आया साहब, तो ये जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत था ना, ये तो खुद को रिहा नहीं करा सकती, इन्होंने इमरान खान को कहाँ से रिहा कराना? खुदा का खौफ करें। ये मतलब ये इतने ज्यादा वो कहते हैं ना, ये जलेबी की तरह सीधी हैं चीजें, बिल्कुल कोई मतलब इसमें अभाव नहीं है। ये अपने अपने एजेंडे पे हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, बस चीज़ें बर्बाद करना इनसे बेहतर कोई कर नहीं सकता। लेकिन दूसरी बात यह है कि सियासी हम आहंगी होनी चाहिए। ये कोई इसमें डाउट नहीं है कि ये कौम किसी के कहने पे मुतहद नहीं हुई थी। ये ज़ाहिर है जब दिफाए वतन का मामला आता है तो ये कौम है ही ऐसी। फिर ये वो बयानुम मरसूस जो है वो इसी कौम के लिए शायद ये वाकई सीसा पलाई दीवार बनती है ये कौम, और ये बन के दिखाया इन्होंने उस मौके पे। और वो एक ज़बरदस्त एक माहौल बना हुआ है। अभी तक वो माहौल मतलब बहुत कम उसमें दरारें हैं, लेकिन वो डालने की कोशिश की जा रही है, मुसलसल कोशिश की जा रही है ताकि ये डिवीजन किसी तरीके से बढ़े। और वो उन्हीं लोगों की तरफ से ये होता है जिनके ज़ाहिर अपने मफादात हैं, जो चाह रहे हैं कि जी हम फ़ायदे में रहें, बाकी उनको फ़र्क नहीं पड़ता ना इससे कि कौम किधर जा रही है।
लेकिन अब पॉलिटिकल डिसीजंस अगर हैं तो फिर मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब किधर हैं? क्योंकि उस वक्त में फिर पीटीआई क्यों नहीं है जो आपके साथ वो खड़ी थी वहां? अच्छी थी बुरी थी वो छोड़ दें, आप उसको एक तरफ रख दें, लेकिन जब वो आपके साथ खड़े थे तो आप उनको दूर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका एजेंडा कुछ और है, आप नहीं चाह रहे कि ये वो बरकरार रहे। और अल्लाह करे ये हमने जो विक्ट्री अपना वो ली है ये हमारी बरकरार रहे और इसी तरह रहे, और नरेंद्र मोदी को दुनिया रोके कोई इस तरह की हरकत करने से, क्योंकि जंग मसाइल का हल नहीं होता, मसाइल बढ़ाती है जंग। इसलिए बेहतर यही है, और ये यूनिटी भी ये बरकरार रहनी चाहिए, इसको जाया नहीं करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, बाकी ताड़ी मर्जी। सही है, चलें क्विकली नाज़रीन वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, आपको क्या लगता है बानी पीटीआई की बहनें कोई मौसर तहरीक चला पाएंगी? देखिए तहरीक तो बल्कि वो हर मुलाकात पर भी पहुंच जाती हैं और उधर जाके एक किस्म की वो स्ट्रगल तो वो कर रही हैं। अब वो तहरीक किस तरह की चलाते हैं, कारकुनों को किस तरह मुत्तहद करेंगे, ये तो सारे आपस में एक दूसरे से बिखरे हुए हैं। देख लें उनकी पार्टी की क़यादत देख लें, अब वो किस तरह मिलाते हैं। ज़ाहिर है उनकी फैमिली है तो वो कोशिश तो करेंगे कि उनको स्ट्रगल तो करेंगे कि जी उनको रिहाई के लिए उनके एफर्ट्स करने बनता भी है कि वो करें, और बिल्कुल। लेकिन इस वक्त ये सबको देखना चाहिए कि बजाय ऐसे बयानबाजी करने के बजाय जिससे मुल्क की यूनिटी को मुश्किल ख़तरा पड़ता है, तो वो नहीं करनी चाहिए, बल्कि सबको चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को भी चाहिए था कि सबको साथ लेके चलना इस वक्त उनका ज़रूरत है। तो वो अपोजिशन को ये ना समझे कि अपोजिशन है, अब वो साथ लेके चलें और जाके उनको साथ मिला के उनके बैठ के उनको भी बातचीत हर ब्रीफिंग में लें और उनके साथ बातचीत करें, और ये कहें कि ये जो मसले हैं अदालतों में वो अदालतों के साथ साथ चलते रहेंगे, उनको बताएं, ताकि मुज़ाकरात वगैरह की जो अफवाहें उड़ती हैं इससे बेचैनी फैलती है और इससे जो मसाइल हैं वो कम होने की बजाय बढ़ेंगे इससे। सही जी। फैसल साहब, देखिए मैं तो एक समझ में नहीं आता ये जो लफ्ज़ हमारी सियासत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ढील देना, डील। ये हमारी सियासत को और हमारे निज़ाम को ये दो लफ्ज़ जो है वो आलूदा कर रहे हैं। भाई क्या ज़रूरत है किसी के को डील देने की या ढील देने की? अगर इमरान खान ने कोई जुर्म किया है तो आप उनको सज़ा दें, और अगर इमरान खान ने कोई जुर्म नहीं किया है तो फिर जेल में नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क में हम इतनी जो मेहनत किसी को डील और ढील के लिए करते हैं, भाई इस मुल्क में इंसाफ के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए क्यों नहीं करते? इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम मजबूत होना चाहिए। ज़रूरत नहीं पड़े ना कि किसी को जब आप डील दे रहे हैं या डील कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपने उनको गलत बंद किया था। अगर आप समझते हैं कि उनको आपने गलत बंद किया था तो भाई उनको भी आप पकड़े जिन्होंने बंद किया था, उनको भी कभी तो इस मुल्क की सिमत को दुरुस्त करना है या नहीं करना, ये ऐसे ही चलना है। अब माजी में किसी के साथ को डील दी गई, आज आप इनको देंगे, फिर मुस्तकबिल में किसी और को देंगे, पर जरूरत क्या है? आप इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कायम करें ना, उसके बगैर तो आप कब तक इस तरह इस मुल्क के निज़ाम को आप चलाएंगे? इस तरह तो आप कभी भी इस मुल्क को ना दुरुस्त में नहीं डाल सकते। ठीक जी। नवीद साहब, अच्छा जो आपने कहा कि अफवाहें गर्दिश में हैं, मुझे नहीं पता कि इन अफवाहों में कितनी सदाकत है, लेकिन वो जो इंग्लिश में कहते हैं ना कि देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, यानी धुआं जब उठता है तो पीछे आग कहीं ना कहीं लगी होती है। और ये गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट के तो मेरे ख्याल में अगर कुछ पीछे हो भी रहा है तो इस गवर्नमेंट को तो नहीं पता होगा। इस गवर्नमेंट को तो लाया गया है और इसको बैठाया गया है, और इसको खुद भी इस बात का इदराक है कि इसके पास मैंडेट तो है नहीं, इन्होंने तो सिर्फ वजारतें और वो उसके लिए जो है वो आके बैठे हैं। तो जिस तरह से इमरान खान साहब के दौर में हो रहा था कि इमरान खान साहब के पीछे जो है खिचड़ी पक रही थी, इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट को नहीं था पता, और पीछे जो है वो सारा मामला हो रहा था, जो कि बाद में मौलाना फजल रहमान साहब ने उसका कच्चा चट्टा जो है वो खोल के रख दिया। तो अगर एक चीज़ है कि देखें, आपने मार्का हक जो है वो सर कर लिया और बड़े अच्छे तरीके से किया, आपने मोदी का गुरूर खाक में मिला दिया, लेकिन सबसे बड़ा मार्का इस वक्त आपको दरपेश है वो इक्तिसादी मैदान में है, वो आपकी मईशत है। आपकी मईशत मजबूत होगी तो आपका दिफा भी मजबूत होगा और आप जो है वो मिलिटरीली भी स्ट्रांग होंगे। और इक्तिसादी मजबूती के लिए, मईशत की मजबूती के लिए आपको पॉलिटिकली
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, बिल्कुल। सियासी इस्तेहकाम चाहिए, और सियासी इस्तेहकाम के लिए आपने सबको लेके चलना है। अगर इस वक्त कुछ लोगों को अपनी सियासत खतरे में नजर आ रही है। आपका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।